हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यभट्ट ट्यूटर। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया। और आज के वीडियो को जो हम देख रहे हैं, ये आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो HSC CGL, HSCGL और दूसरे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। आज का वीडियो जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न वनस्पति विज्ञान पर आधारित है। आज 4 जून 2020 है, तो 4 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी वनस्पति विज्ञान के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या प्रश्न हैं, हम उन्हें सारे डिस्कस करेंगे और उन्हें जो है पॉइंट टू पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे हम याद भी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चैनल के अपडेट के लिए और नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब वीडियो समाप्त हो जाए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। आई होप फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। इम्पॉर्टेंट है, साइंस के क्वेश्चन है, तो साइंस के क्वेश्चन में हम वनस्पति विज्ञान को भी रखते हैं, जो कि UPSC, MPPSC और SSC जैसी अनेकों एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वनस्पति विज्ञान, जो कि सामान्य ज्ञान का एक पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मेडिसिन? ऑप्शन A लाइकोपोडियम, B सिलेजिनेला, C साइटोलुम, D इक्विजिटम। So answer is A lycopodium. Now on description, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइकोपोडियम एक प्लांट है, या एक हम बोल सकते हैं कि अगर हम इवोल्यूशन के अंदर जाए तो कैसे कैसे उत्पत्ति हुई। हम पादपों की उत्पत्ति के लिए या प्लांट के इवोल्यूशन के लिए हम उन्हें कैसे देखते हैं, जो सबसे छोटे, जैसे हम बोलते हैं कि छोटे पेड़ हैं, हर्ब्स है, शर्ब्स है, ट्रीज़ है, मतलब हर्ब्स, शर्ब्स, प्लांट और ट्रीज़ बने। अब हमें पता होना चाहिए कि हर्ब्स कैसे बने, शर्ब्स कैसे बने। तो पादपों में भी एक पूरा जो था इनका एक वंशज था। तो वंशज बनने में जैसे पहला छोटे छोटे बने, जिसे हमने पादप नहीं बोला लेकिन पादपों में रखे गए, जैसे हम उन्हें बोलते हैं थैलोफाइटा। फिर वो थोड़े बड़े हुए, फिर उनमें और नई नई चीज़ें, हमें कैरेक्टर जो थे, एडवांस कैरेक्टर देखने को मिले, वो मिले। फिर हमें टेरिडोफाइट्स में, फिर हमें ऐसे भी प्लांट मिले जो पानी में तो अभी तक थे लेकिन वो धरती पर भी रहना जो था और उनकी उत्पत्ति होना शुरू हो गई थी, जैसे कि ब्रायोफाइट्स थे। फिर हमें कुछ एडवांस मिले जो मैक्सिमम पानी में तो रहते थे लेकिन वो धरती के बिना रह ही नहीं सकते, जैसे जिम्नोस्पर्म थे। और फिर उनसे भी बहुत एडवांस मिले जो पानी के साथ साथ और हमारी अतिवृष्टि और अनावृष्टि और हमारे मौसम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हुए, और बारिश के लिए, मानसून के लिए एक बहुत अच्छे इंडिकेटर की तरह काम करने लगे, जिसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो हमें सारे याद रखना है, थैलोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक। लेकिन ये जो लाइकोपोडियम है ये एक फर्न है, और ये फर्न जो है ये टेरिडोफाइटा के अंदर आता है। हमें याद रखना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये फर्न जो है, ये जनरली जो था हम इसे क्लब मॉस भी कहते हैं। अब इसे क्लब मॉस कहने का मतलब ये है कि ये जो है हमें पाउडरी फॉर्म में इजीली मिल सकता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, एज अ मेडिसिनल यूज़ में भी आता है। और हम इसे जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप साइड और हमारे यहाँ एशिया में भी बहुत ज़्यादा इसका जो है बड़ा हुआ हमें ग्रो नेचर मिलता है, हमें याद रखना है। हाई ग्रेड लाइकोपोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर? ऑप्शन A कोलोस्ट्रिडियम, B यूरिया, C एजोला, D बैगेज। सो आंसर इज C एजोला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम बायोफर्टिलाइज़र जो है, बायोफर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। अब बायोफर्टिलाइज़र हम कहाँ यूज़ करते हैं? खेत के अंदर। अब खेत जो है, खेत में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे फसल है जिसमें हमें
बायोफर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स, या हम उसे इन्फेक्शन फ्री करने के लिए, जैसे कि कीड़े नहीं लग जाए उसके अंदर, कोई पत्तियां पीली ना हो जाए, तो ये सारी डिसीज़ जो रहती है हम जैसे उसे टर्मिनोलॉजी में देखें तो क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, हम इसे ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से हमें बचाना है तो हम क्या करते हैं कि हमें ये इजीली कहाँ दिखते हैं, पेडी फील्ड में दिखते हैं, धान की खेती में दिखते हैं। अब धान की खेती हमें पता है कि रबी की फसल है, अब रबी की फसल तो है ही है ये, लेकिन ये क्या करती है, रबी की फसल में ये इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है और एक साथ बढ़ती है कि इसकी जो पत्तियाँ रहती है उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम बायोफर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिसका नाम है एजोला। जैसा कि हम देख रहे हैं पिक्चर में, ये एजोला है, ये बायोफर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। ये धान के खेत में पत्तियों के बीच में रहता है और वहाँ पर उसे इन्फेक्शन से फ्री करता है और पेड़ को स्वस्थ रखता है। सो क्वेश्चन नंबर 3, largest number of chromosome is found in A. men, B. pteridophytes, C. elephant, D. angiosperm. So answer is B. pteridophytes। अब बात लार्जेस्ट नंबर की है, तो हमें पता है कि लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है कि क्रोमोसोम, मतलब उसके अंदर जो वांशिक कैरेक्टर है या वांशिक क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है। ऐसा माना गया है कि टेरिडोफाइट में जो वांशिक क्षमता होती है वो हम उसकी प्लॉइडी लेवल से ना जानते हैं। प्लॉइडी मतलब होता है द्विवांशिक, जैसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड। ये जो होता है हम टेरिडोफाइट के अंदर जो डिप्लॉइड नेचर देखते हो 1260 क्रोमोसोम का देखते हैं। लेकिन अगर हम इसका गुणा करें तो हमें भागित करें तो जो होता है n इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 630। कैसे, 2n इज इक्वल टू जो था डिप्लॉइडी लेवल था टेरिडोफाइट में, क्रोमोसोम नंबर कितने थे, 1260। अब n इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 गुणित n प्लॉइडी लेवल था, तो हमने 1260 को भागित कर दिया किससे, 2 से, तो हमारे पास कितने बचे, 630। अब टेरिडोफाइट का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है ओफियोग्लोसम। अब ये जो फन है, ये जो है एडस टंग फन भी कहा जाता है। ये एक जीभ की तरह, देखो ये पत्ती जीभ की तरह दिख रही, उसके अंदर फन कैसा निकला हुआ है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एडस टंग फन। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो ओफियोग्लोसस वल्गेटम होता है, जिसका हमें याद रखना है कि द्विवांशिक जो होता है वो 1260 के बराबर होता है और एक वंशिक जो होता है वो 630 के बराबर होता है। ये सबसे ज़्यादा जो है, ये सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाया गया है किसके अंदर, अगर हम उत्पत्ति के हिसाब से देखें तो क्या है क्लास, टेरिडोफाइट, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following group of plant produces naked seed? Option A, bryophytes, B, pteridophytes, C, angiosperm, D, gymnosperm. So answer is D, gymnosperm. Now on description हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की। अब जैसे जैसे प्लांट की उत्पत्ति हुई, थैलोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा से जिम्नोस्पर्म। अब ऐसा माना गया है कि हमें जो मेल और फीमेल के कैरेक्टर है वो हमें फर्टिलाइजेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए हमें एक ही वृक्ष के ऊपर या एक ही पौधे के ऊपर दोनों मिल सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें ये जो ऊपर दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं, मैंने लेबलिंग भी की है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। जो ऊपर दिख रहे हैं वो फीमेल कैरेक्टर है पूरे ये, और जो नीचे जो भुट्टे जैसा दिख रहा है ना, ये भुट्टा नहीं है, ये मेल कैरेक्टर है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ऊपर जो दिख रहा है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम स्ट्रोबियम कहते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम स्ट्रोबिलीज कहते हैं। तो हमें दोनों याद रखना है। ये जो है ये जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है, लेकिन जो इसका ओव्यूल होता है फीमेल का, ये क्या होता है, अननेकेड होता है, नेकेड फ्री होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग होती है ओवरी की वो नहीं होती है, एब्सेंट होती है। अब हमें कोटिंग वाले चाहिए, तो कोटिंग के लिए फिर इसमें फिर से इवोल्यूशन हुआ, फिर से चेंजेस आए और जिम्नोस्पर्म काय में कन्वर्ट हो गए और किस चीज़ में दिखने लग गए हमें इजीली, ओवरी के साथ कोटिंग वाले एंजियोस्पर्म में। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे।
Question number 5th. Longest plant of the world are related with the group. Option A. Pteridophytes. B. Dicotyledons. C. Gymnosperm. D. Angiosperm. So answer is 3 और C. Gymnosperm. अब बात तो लॉन्गेस्ट प्लांट की है, तो लॉन्गेस्ट प्लांट हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म में ही होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रेड वुड सिकोया भी बोलते हैं, बॉटनिकल नेम है, और अगर कॉमन लैंग्वेज में देखें तो जायंट रेड वुड ट्री भी बोलते हैं। इसकी हाइट 150 फीट से ज़्यादा मानी गई है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि 150 फीट से ज़्यादा ही इसकी हाइट है, जैसा कि बुक्स में और डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। सो जायंट रेडवुड ट्री ये सिकोया है, और ये जो है सीडरस प्लांट हम साइकस के अंदर इसे जिम्नोस्पर्म फैमिली में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट? ऑप्शन ए जिंकेगो, बी पाइनस, सी मिराबिलिस और मिराबिलिस जलापा, डी डलबर्गेरिया और डलबेर्गिया। सो आंसर इज ए जिंकेगो। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि लिविंग फॉसिल मतलब फॉसिल्स तो है, लेकिन ये क्या कर रहा है, लिविंग है, मतलब कहीं पर भी घूम सकता है। हम इसे क्या करते हैं, ये एक जिंकेगो प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम जिंकेगो बाइलोबा होता है। अब ये कहाँ है, ये जिम्नोस्पर्म में है, मतलब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, इसका जो ओव्यूल होगा वो भी नेकेड होगा। जिंकेगो बाइलोबा जो है ये क्या होता है, ड्वार्फ प्लांट होता है, कम हाइट का प्लांट रहता है, हमें याद रखना है। और ये जिम्नोस्पर्म फैमिली के अंदर आता है, इसे हम साइकस के अंदर भी रख सकते हैं। सो आंसर इज जिंकोगा फ्री लिविंग फॉसिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. कोरलोइड्स आर फाउंड इन ऑप्शन ए साइकस, बी लाइकोपोडियम, C. Selaginella, D. Coccus. So answer is A. Cycas. Now on description. जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक हम देख रहे थे कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट में हो रहा है। अब हमें पता है कि साइकस जो है वो एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, तो साइकस के अंदर भी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन तो होगा, लेकिन कहाँ होगा, कोरलोइड लीफ के अंदर, जो कहाँ पर है, ये इजीली हमें कहाँ दिखेगा, ये रूट के अंदर दिखेगा। देखो कितने सारे कोरोलॉइड्स है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं कहाँ, पाइन साइकस के अंदर। साइकस काय में आता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। ये देखिए अब ये भुट्टे जैसा दिख रहा है, भुट्टे जैसा क्या है, मेल कौन है, ये एक साइकस प्लांट पे है, और ये इस पे जो एक दूसरा दिख रहा है फूलों जैसा, ये क्या है, फीमेल कौन है। तो फीमेल कौन को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल, और मेल कौन को हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। हमें दोनों याद रखना है, मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। किसके अंदर, साइकस के अंदर। साइकस काय में इंक्लूड है, जिम्नोस्पर्म फैमिली के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? ऑप्शन ए सेल डिवीजन, बी सेल रिप्रोडक्शन, C. Cell synthesis, D. Fragmentation. So answer is B. Cell reproduction. Now on description. जैसा कि हम जानते हैं कि सेल रिप्रोडक्शन, अब सेल रिप्रोडक्शन तो यूनिसेल्युलर सेल रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हमें इजीली दिखता है, जैसे अमेबिया, हाइड्रा, इनके अंदर हमें इजीली दिखता है यूनिसेल्युलर रिप्रोडक्शन। बट अगर हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा जो है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रखा गया है। अब हम इजीली इस पिक में देख रहे हैं कि ईस्ट सेल से कैसे डेवलपिंग बर्ड्स जो है बाहर निकली है, और उस डेवलपिंग बर्ड से क्या हो गया, हमें एक न्यू बर्ड फॉर्म हुई है। अब न्यू बर्ड बारी बारी से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती जाती है, जिसे हम चेन ऑफ बर्ड्स भी कहते हैं। अब अगर बात हाइड्रा की, तो हाइड्रा में हमें पता है कि बर्डिंग रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बर्ड से, एक छोटे बर्ड से फिर वो बर्ड स्वेल होता है, सेकंड स्टेज में आता है, फिर थर्ड स्टेज में आता है, फिर फोर्थ स्टेज में आके एक नया ऑर्गेनिज्म भी बन जाता है, जिसे हम न्यू हाइड्रा भी कहते हैं। अब अगर हम देखें कि कैसे बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, तो सेल
रिप्रोडक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होता है, वो क्रॉस होता है, क्रॉस होने के बाद सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद जितनी बार क्रॉस होकर सेपरेट होगा उससे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे चेंज होते रहते हैं। इसलिए हमें याद रखना है सेल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सागो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए साइकस, बी पाइनस, सी सीडरस, डी जूनिपेरस। सो आंसर इज ए साइकस। नाउ डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर रखा गया है। अब जिम्नोस्पर्म में हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर नेकेड ओव्यूल है। नेकेड ओव्यूल तो है ही है, लेकिन जो साइकस है, साइकस में हमने सागो क्या होता है आप सभी को पता है। उसका कॉमन नेम हम मैक्सिमम घर में यूज़ करते हैं, साबूदाना। सागो मतलब साबूदाना, वो ऑब्टेंड करा जाता है किससे? साइकस से। साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिससे साबूदाना हम मैक्सिमम फास्टिंग में यूज़ करते हैं। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द मेडिसिन एफ्रेडिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए साइकस, बी एफेड्रा, सी पाइनस, डी जूनिपेरस। सो आंसर इज बी एफेड्रा। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि एफेड्रा सिनिका बॉटनिकल नेम है, कॉमन नेम हम उसे एफेड्रा कहते हैं। एफेड्रा जो है ये जिम्नोस्पर्म फैमिली में आता है। जिम्नोस्पर्म की बात है तो एफेड्रा हमें पता है कि मेडिसिनल यूज़ में भी आता है। मेडिसिनल यूज़ जैसे कफ में, अस्थमा में, या लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, या ब्रोंकस में इन्फेक्शन हो जाता है, तब यूज़ में आता है। और अगर हम घरेलू नुस्खे की बात करें तो घरेलू नुस्खे में अगर हम देखें तो एफेड्रा जो है वो बॉडी वेट लॉस में भी हेल्प करता है। सो इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द प्लांट एफेड्रा इज ग्रुप्ड अंडर ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, बी टेरिडोफाइट्स, सी ब्रायोफाइट्स, डी जिम्नोस्पर्म। सो आंसर इज डी जिम्नोस्पर्म। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस कर चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म जो है वो क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नेकेड ओव्यूल का, नेकेड ओवरी का, और एफेड्रिन जो है उसके अंदर आता है। एफेड्रिन जो है मेडिसिनल यूज़ में भी आता है, हमें याद रखना है, कफ कोल्ड में यूज़ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रोथ ऑफ वायरस अकर्स इन ऑप्शन ए डेड बॉडी, बी लिविंग सेल्स, सी वाटर, डी इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर। सो आंसर इज बी लिविंग सेल्स। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रोथ, अब ग्रोथ हो रहा है तो वायरस का ग्रोथ कैसा होता है? हम बोल सकते हैं कि वायरस एक ऐसा जीवाणु है या एक ऐसा कीटाणु है जो क्या करता है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या ये ऑर्गेनिज्म एज अ वर्क किस पे करता है? लिविंग पे भी आ सकता है, वर्क करता है ये, और नॉन लिविंग को भी इन्फेक्ट करता है, लिविंग को भी इन्फेक्ट करता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगी। ये थ्रू द बैक्टीरियोफेज ये डीएनए को जो है बहुत अच्छे से काट देता है, जिसे हम बोलते हैं लाइसिस या लाइटिक। जैसा हम देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, एक लाइटिक साइकिल अलग है और लाइसोजेनिक साइकिल अलग है। लाइटिक सेल में तो ये सेल को ही काट देगा, और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या करेगा, ये डिवीज़न कर देगा, और इतनी ज़्यादा डिवीज़न कर देगा, इतना ज़्यादा मल्टीपल कर देगा ये बैक्टीरिया को, और उसके अंदर घुस के काम करता है, और इन्फेक्शन ज़्यादा हाई ग्रेड लेवल पे ये इन्फेक्ट कर सकता है। सो हमें याद रखना है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑप्शन ए साल्टेड वाटर, बी सैंडी सॉइल, सी मार्शी सॉइल, डी ऑल ऑफ द एबव। सो आंसर इज डी ऑल ऑफ द एबव।
नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीवाणु है वो सॉल्टेड वाटर, हम उसे बोलते हैं एसिडोफिल्स जो एसिड के अंदर भी वर्क करते हैं, या थर्मो एसिडोफिल्स जो ज़्यादा टेम्परेचर में भी काम करते हैं, जैसे सैंडी सॉइल जो सैंड के अंदर रहने वाले हैं बैक्टीरिया वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वो मार्शी एरियाज़ में भी रह सकते हैं, जैसे दलदल वाली जगहों पे हमें बहुत सारी जगह जो है अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। अब जैसा इन्वायरमेंट का फैक्टर है वैसा ही जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अपने हैबिटेट को चेंज करता है। मान लो कहीं बहुत ज़्यादा धूप है तो वो उस थर्मल चेंजेस की वजह से वहाँ पर क्या करेगा, अपने आप को एडॉप्ट करेगा, मतलब वो उसके लिए वो वातावरण क्या हो गया, उसके लिए अनुकूलित हो गया, वो उसमें काम करना बहुत अच्छे से चालू कर देगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि साल्टेड वाटर में भी हो सकता है, सैंडी सॉइल में भी हो सकता है और मार्शी सॉइल में भी हो सकता है, और भी हम पढ़ेंगे एसिड के अंदर हो सकता है, और फ्रेश वाटर में भी होता है। ऐसा नहीं कि फ्रेश वाटर में नहीं है, मेराइन वाटर में भी होता है, फ्रेश वाटर में भी। अलग अलग एडॉप्टेशन के हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द ब्रायोफाइट्स लैक थ्रू ऑप्शन ए रूट, बी स्टेम, सी लीव्स, डी ऑल ऑफ दिस। सो आंसर इज फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। जैसा कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन, जैसे पहले थैलोफाइट्स आए उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स को हम एक्वेटिक एम्फीबियन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। हमें याद होना चाहिए ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि मेल प्लांट पे अगर रहेगा तो हम बोल देंगे एंथ्रेडियोफोर है, और अगर फीमेल प्लांट पे रहेगा तो हम उसे बोल देते हैं आर्किगोनियोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Which one of the following is commonly known as pond silk? Option A Spirogyra, B Rhizopus, C yeast, D Ulothrix. So answer is A Spirogyra. Now on description, स्पाइरोगायरा आपको दिख रहा होगा कितना अच्छे से ये पूरी तरीके से जो है एक बैंड और एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये पॉइंट सिल्क भी हम इसे कहते हैं। ये टेरिडोफाइट्स के अंदर फ्री लिविंगली मूव करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये वाटर के अंदर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं और बहुत अच्छे से वाटर के अंदर हम विजुअल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द वॉकिंग फर्न्स is named as because option A its spores are able to walk, B it is dispersed through the agency of walking animal, C it propagates vegetatively by its leaf tips, D it known how to walk by itself. So answer is C, it propagates vegetatively by its leaf tips. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, ये है फर्न। अब हमें पता है फर्न और जो मॉसेस है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये क्या करते हैं, जो लीफ टिप रहती है उसके ऊपर रहते हैं, तो हम इसे कहते हैं वॉकिंग फर्न्स। अब ये क्या करेंगे, इसके स्पोर्स एक दूसरे जगह पर लेके जाएंगे और ये वहाँ पर जाकर डिस्पर्स कर देंगे। इस डिस्पर्जन की वजह से जो न्यू प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेंट हो जाएगा और वहाँ पर भी ये ग्रो करने लगेगा। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो वेयर? ऑप्शन ए सॉइल इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, बी सॉइल इज इफिशिएंट इन कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन सी इज रिक्वायर्ड, D hormones are required. So answer is A, soil is deficient in nitrogen. Now on description, जैसा कि हम जानते हैं पिक्चर प्लांट हो गया या नेपेंथिस हम इसे इजीली जो बोलते हैं, ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये क्या करते हैं, ये प्लांट के अंदर एक फ्रूट जैसा एक कैप बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये क्या करता है, इंसेक्ट को उसके अंदर कैप्चर कर लेगा। अब जैसे इसके ऊपर मान लो इस फ्लावर के ऊपर ये एक फ्लावर टाइप रहता है, इसके ऊपर प्लांट पे आकर वो इंसेक्ट्स बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेगनेंस आती है खुशबू की वजह से। जैसे ही वो बैठते हैं वैसे ये अपना ग्लोटिस खोलता है, उसको अंदर करता है और ढक्कन पैक कर लेता है।
अब ढक्कन पैक कर लिया, अब जब तक वो मर नहीं जाएगा ना, जब तक ये अपना ढक्कन खोलता नहीं है। तो हमें याद रखना है कि इंसेक्टिवर्स प्लांट का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस सीड बट नॉट फ्रूट? ऑप्शन ए मेज, बी मिंट, सी पीपल, डी पाइनस। सो आंसर इज डी पाइनस। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि पाइनस क्या है, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म फैमिली का एक बोल सकते हैं प्लांट है। तो पाइनस प्लांट के अंदर हमें क्या मिलेगा? फ्रूट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट जो है पाइनस उसी के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेम प्लांट पे सर्वाइव करते हैं। और हमने देखा था साइकस जो है वो डिफरेंट प्लांट पे, एक पे फीमेल रहेगी और दूसरे पे मेल जो रहेगा, सेक्स ऑर्गन अलग अलग सेपरेटली रहते हैं। तो हमें याद रखना है, लेकिन ये दोनों ही फ्रूट नहीं बनाते हैं, इनमें फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मिलेट? ऑप्शन ए व्हीट, बी राइस, सी sorghum, डी मेज। सो आंसर इज सी sorghum। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मिलेट्स होते हैं ये हाई फाइब्रस होते हैं। अब हाई फाइब्रस है, तो हाई फाइब्रस कैटेगरी में हम मैक्सिमम जो है सोरगम जो रहता है ये एक तरीके से बीजी रहता है, लेकिन ये क्या होता है, हम इसे रोस्टेड फॉर्म में भी खा सकते हैं, इजीली हम इसे चबा के खा सकते हैं। इसका मैक्सिमम पाउडर जो रहता है वो ज़्यादा इंटेक नहीं किया जाता, बिकॉज जो फाइबर रहते हैं वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इसलिए हम इजीली इसे बॉईल करके या रोस्टेड करके खा सकते हैं। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, dog bite can cause rabies. Which among the following other animals can also cause rabies? Option A donkey, B bat, C horse, D crocodile. So answer is B bat. Now on description, जैसा कि हम जानते हैं कि जो डॉग होता है, डॉग के काटने से रेबीज़ का इन्फेक्शन होता है, तो हम उसे एंटी रेबीज़ लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। वैसे ही अगर ऐसा कौन सा जानवर है जिसके काटने से फिर से रेबीज़ के इंजेक्शन लग जाए, वो है बैट। हम बैट को इंग्लिश में बैट तो इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम उसे बोलते हैं चमगादड़, और कॉमन लैंग्वेज में हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, लेकिन उसका जूलॉजिकल नेम होता है टेरोपस। इसे हम डार्क कैव्स के नाम से भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं, हम इसे इको लोकेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इको वाइब्रेशंस होते हैं, मतलब नाइट में ये ज़्यादा मूव करते, इधर से उधर भागते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशंस रहते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स वगैरह, उससे निकलने वाली वेव्स के वाइब्रेशन, या वाइब्रेशन हम बोल सकते हैं कि एयर वाइब्रेशन, ये उसको कैप्चर करते हैं और जहाँ जहाँ वाइब्रेशन मिलती है वहाँ वहाँ मूव करने की कोशिश करते हैं। सो आंसर इज बी बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम? ऑप्शन ए फंगी, बी एल्गे, सी वायरस, डी बैक्टीरिया। सो आंसर इज ए फंगी। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक का निर्माण किया था, किसके थ्रू? फंगी के थ्रू। अब वो कवक कौन सा था? पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन की बात है तो पेनिसिलिन का हमें बॉटनिकल नाम भी याद रहना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलिन नोटाटम। अब पेनिसिलिन नोटाटम जो होता है, अगर हम उसकी एक बर्ड उठाए ना, वो इतनी ज़्यादा हाईली पॉइजनस होती है कि इंसान को मार सकती है, इसलिए उसमें से जो सिक्रीशन निकलता है, तो पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें बताया था कि इससे हम एंटीबायोटिक बना सकते हैं, दवाइयों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, और इससे बहुत से मरीज जो है जो एंटीबायोटिक के से ग्रस्त है या बायोटिक या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ग्रस्त है, उसे हम इजीली क्योर कर सकते हैं। सो आंसर इज फंगी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज्ड हेपेटाइटिस बी? ऑप्शन ए वायरस, बी प्रोटोजोआ, सी बैक्टीरिया,
D. None. So answer is A. Virus. Now on description, जैसा कि हम जान सकते हैं हेपेटाइटिस बी को हम हिंदी में बोलते हैं खसरा। अब खसरा के टीके लगते हैं, हमें भी पता है हेपेटाइटिस बी के टीके लगते हैं। अब हेपेटाइटिस जो रहती है वो 4 तरीके की होती है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है जिसके वैक्सीनेशन होना चाहिए और मोस्ट डेंजरस रहता है, जब बच्चा पैदा होता है जब से लेके मरते दम तक उसे हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए हमें याद होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है वैक्सीनेशन कराना हेपेटाइटिस बी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? ऑप्शन ए कॉटन, बी ग्राउंडनट, सी मेज, डी मस्टर्ड। सो आंसर इज सी मेज। जैसा कि हम जानते हैं कि सीज़न के हिसाब से 2 क्रॉप होती है, 2 फसल होती है, एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल। जो रबी की फसल होती है वो हमेशा विंटर में लगती, ठंड में लगती है, और वो जो रहती है वो स्प्रिंग में हम निकाल देते हैं। और अगर हम देखें कि जो खरीफ की फसल होती है वो हमेशा मानसून में लगती है और हम उसे ऑटम तक निकाल देते हैं या हार्वेस्टेड कर लेते हैं। अब रही बात रबी की, तो रबी की फसल के अंदर गेहूँ, चना, दाल और कॉटन और बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें जो हमें इजीली देख सकते हैं, हमें वो में बहुत सारी जो ऐसी हैं फसल जो हमें खरीफ के अंदर मिलेगी। लेकिन मेज़ जो है वो रबी की फसल है और खरीफ की फसल में बाकी कॉटन, ग्राउंडनट और मस्टर्ड तीनों खरीफ की फसल है। सो आंसर इज सी मेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, bat can fly in dark because they, option A, have strong wings, B, have sharp eyes, C, produce ultrasonic waves, D, are natural. So answer is C, produce ultrasonic waves. Now on description, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, रिसेंट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जहाँ जहाँ एयर वेव्स ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ इको लोकेशन भी ये मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जो बैट होता है चमगादड़ होता है, जहाँ वाइब्रेशंस मिलते हैं ये उस साइड ज़्यादा जाता है, उस जगह को ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द स्किन? ऑप्शन ए फिश, बी पिजन, सी फ्रॉग, डी कॉकरोच। सो आंसर इज सी फ्रॉग। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रॉग की 2 स्टेज होती है, एक लार्वल स्टेज होती है, एक एडल्ट स्टेज होती है। अगर हम लार्वल स्टेज की बात करें तो फ्रॉग जो होता है लार्वल स्टेज में हम उसे बोलते हैं टोड, और जब वो एडल्ट हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं फ्रॉग। अब हमें पता होना चाहिए कि ये फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन एनिमल है, ये पानी में रह सकता है और पानी के साथ साथ धरती पर भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये जब बारिश का मौसम होता है पानी में चले आता है, और जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है जब ये लैंड पर और धरती पर ज़मीन पर रहना स्टार्ट कर देता है। ये इसका एडॉप्टेशन फीचर है और हैबिटेट है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रॉग की स्किन रहती है, जब इसे पानी नहीं मिलता है तो ये पानी में रहकर अपनी स्किन से सांस ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर लंग्स नहीं होते हैं और इसके पास टिम्पेनम होता है। टिम्पेनम जो इसमें हियरिंग सेंसेशन में हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली अगर पानी में होगा तो वहाँ से उसे सेंसेशन मिलेंगे, और अगर लैंड पे होगा तो वहाँ से उसे सेंसेशन मिलेंगे सर्वाइव करने के लिए। सो आंसर इज फ्रॉग। सो आई होप गाइस आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड थे और उससे रिलेटेड जितने भी जीव और हम बोल सकते हैं एनिमल्स जितने रिलेटेड थे, इम्पॉर्टेंट थे सारे, हम सारे इसमें डिस्कस कर चुके हैं विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप गाइस आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर दिया गया होगा, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आज की वीडियो का टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख शेयर एंड 1 लाख लाइक। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है
तो प्लीज़ गाइज बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो मैं आपको सारे नोटिफिकेशन इजीली आपके फ़ोन पर अवेलेबल करवा पाऊँगी। और अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है, या आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ना हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस कर सकती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे ज्वाइन भी हो सकते हैं। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।